हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बोहर ने अपना मॉडल क्यों लाया था? बोहर ने अपना मॉडल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए लाया था। क्या कमी थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में? रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को नहीं बता पाए थे, और सेकेंड पॉइंट था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पाए थे। ये दो लिमिटेशन थी, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए थे। इन्हीं दोनों को दूर करने के लिए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अब चलिए पास्टुलेट्स पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट पास्टुलेट्स को भी हमने 3 पॉइंट्स में अलग किया है आपको समझाने के लिए। क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। इस फिगर में देखिएगा, कह रहे हैं अगर मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक से अधिक सर्कुलर ऑर्बिट होंगी, एक ऑर्बिट नहीं होगी, एक से अधिक सर्कुलर ऑर्बिट होगी, और इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करेगा, तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, किसी एक में ही मूव करेगा, यानी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करने वाला है। सेकेंड कह रहे हैं ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी लेवल। जितने भी ऑर्बिट हैं सभी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। इसकी भी एनर्जी फिक्स है, इसकी भी फिक्स है, इसकी भी फिक्स है, यानी जितने भी ऑर्बिट होंगे सब की एनर्जी फिक्स होती है, एकदम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, एकदम फिक्स होगी। और मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स एनर्जी लेवल हैज आल्सो अ फिक्स एनर्जी। और जो ऑर्बिट में इन आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स होती है, यानी ऑर्बिट की तो एनर्जी फिक्स है और उसको आपने बोला है फिक्स एनर्जी लेवल, और किसी फिक्स एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स होती है। दोनों की ही एनर्जी आपकी फिक्स होती है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती है। ठीक है। सो द एनर्जी लेवल आल्सो नोन एज स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। मूविंग इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स है और ऑर्बिट की भी एनर्जी फिक्स है। इन दोनों की एनर्जी फिक्स होती है, इसीलिए इसको कहा गया है स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, यानी फिक्स एनर्जी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट एनर्जी स्टेट का मतलब ऐसा एनर्जी स्टेट जिसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स हो, उसको बोलेंगे आप स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। अब सेकेंड पॉइंट पे आइएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन कैन ओनली मूव इन दो सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन केवल उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/4π। इलेक्ट्रॉन केवल उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए उसके एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर हो। इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए उसका जो वैल्यू है इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक वर्ड आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम MVR से डिनोट करते हैं। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और R क्या है? रेडियस है। यहां से देखिएगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट में है, तो इसकी रेडियस क्या हो गई? ये R हो गई। न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट की रेडियस R, और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको आप V से दिखाएंगे। ठीक है। और इसी इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? M है। इसी को बोला गया है एंगुलर मोमेंटम। ये किसके बराबर होना चाहिए? h/2π के बराबर होना चाहिए। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए इसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अब यहां पे लगा हुआ है n। ये n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा, यानी n इज इक्वल टू एनर्जी लेवल है। ये आपका एनर्जी लेवल फर्स्ट है। ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आगे जाएंगे तो 4 हो जाएगा। यही आपके n को दिखा रहा है, वेयर n इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा। h क्या है? यहाँ पे h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब कह रहा है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में है,
फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो यानी तब एंगुलर मोमेंटम यानी mvr, तब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर होगी, h/2 पाई के, क्योंकि n की वैल्यू क्या है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, अगर n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए n है, n से मल्टीप्लाई होगा, n की वैल्यू 1 है तो खत्म हो गया, वो क्या बचा केवल h/2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट के लिए अगर n बराबर 2 होगा ना, n बराबर 2 होगा तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 2 इंटू h/2 पाई। ठीक है, यानी जिस ऑर्बिट के लिए इसके एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इसके बराबर हो जाए, ये दोनों आपके बराबर हो जाए, तो आप कह सकते हैं उसी ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए वैल्यू रखते तो आप सेकेंड ऑर्बिट के लिए अब ये वैल्यू क्या होती इसके बराबर होती, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये वैल्यू क्या होती इसके बराबर होती। थर्ड ऑर्बिट पे जाते आप तो थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होता, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये वैल्यू क्या होती, जाके mvr के बराबर होती। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए इसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इसका मल्टीपल हो जाए। ठीक है, अब इसके आगे आपका जो थर्ड पॉस्टुलेट्स है, थर्ड पॉस्टुलेट्स पे आते हैं हम, तो थर्ड पॉस्टुलेट्स पे आइएगा। थर्ड पॉस्टुलेट्स क्या है, एनर्जी गेन्ड आर रिलीज्ड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ टू लेवल। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन है, चाहे एनर्जी गेन कर रहा है बाहर से और चाहे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये एनर्जी गेन या रिलीज किसके बराबर होगी, ये डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ टू लेवल के बराबर होगी, टू एनर्जी लेवल के। अगर मान लीजिए ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो इसको हम E1 मानते हैं, और ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल में इसको E2 मानता हूँ। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में गया, कैसे जाएगा, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी किसके फॉर्म में देंगे, फोटान के फॉर्म में देंगे आप, तो ये फोटान के फॉर्म में एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा और सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, तो कितना एनर्जी गेन हुई किसके बराबर होगा, आप E2 में से E1 माइनस कर दीजिए, E2 में से E1 माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस क्या है, मतलब इतना ही एनर्जी आपको देनी पड़ी थी। तो डेल्टा ई क्या है, इन दोनों की एनर्जी के बीच का डिफरेंस है, ये डेल्टा ई है, और ये किसके बराबर है, E2 माइनस E1 के। सेकेंड एनर्जी लेवल में से फर्स्ट एनर्जी आपका जो है उसको माइनस कर दीजिए तो कितना एनर्जी गेन हुई वो आपको पता लग जाएगी। अब इसके बाद है मेरिट्स ऑफ बोहर मॉडल। क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट आपका मेरिट है एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड आपकी यही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो इसको बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया। कैसे किया है, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन आर लूज एनर्जी व्हेन मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो ना तो एनर्जी रिलीज करता है ना तो एनर्जी गेन करता है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया था कि किसी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, किसी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और उसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होती है, वो फिक्स होती है। ठीक है, इसीलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करता है ना तो लूज करता है। लेकिन रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। अगर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लूज होनी चाहिए, ख़त्म होती जानी चाहिए, और अंत में क्या होना चाहिए, उसको न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए, उससे सट जाना चाहिए, लेकिन सटता क्यों नहीं है। इसको इन्होंने बताया है क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में वो फिक्स होती है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। सेकेंड मेरिट क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी आप निकाल सकते हो, किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा, किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक फॉर्मूला दिया गया है En = RH, फिर Z²/n², फिर आगे J लिखा गया। इसमें RH क्या है, RH आपका
रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, इसकी वैल्यू होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की। यहाँ पे माइनस लगा है, ये माइनस RH जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जे। यहाँ पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। N आप जानते ही हैं, N आपका आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ सेल है, या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए आपको, हाइड्रोजन He+, Li2+, बेरिलियम 3+। ठीक है, अगर अब इनमें जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इनका जो एटॉमिक नंबर है इस फार्मूले में पुट किया जाए, देखिए हमको क्या मिलता है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन किस सेल में होगा, किस ऑर्बिट में होगा, इसी फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट 1 हो जाएगी, तो आप लिखेंगे E1 इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू लिखेंगे RH की। ठीक है, फिर इसके बाद Z स्क्वायर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा बाई फर्स्ट ऑर्बिट में है आप, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन के ऑर्बिट की एनर्जी निकल के चली आएगी। ठीक है, अब इसी के बाद एक और एग्जांपल है He2+, He है। He+ का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2 होगा, लेकिन प्लस लिखा गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब हीलियम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो भी कहाँ होगा, इसी फर्स्ट सेल में होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1, E1 इज इक्वल टू RH की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे Z स्क्वायर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा बाई n की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट में है आप, तो n की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हीलियम के रिस्पेक्ट में इस ऑर्बिट की एनर्जी निकल के चली जाएगी। अभी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला था, अब हीलियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे आप। इसी तरीके से Li2+, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 2+ लिखा है आपने, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए लिथियम से, कितना बचा, 1। जब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो भी किस ऑर्बिट में होगा, इस फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। अब चलिए इस फार्मूले पे आते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, RH की वैल्यू आपको दी गई है, फिर Z का स्क्वायर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का होता है 3, तो यहाँ पे आप 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर बाई n, किस ऑर्बिट में है आप, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लिथियम के रिस्पेक्ट में इस ऑर्बिट की एनर्जी निकल के चली आएगी। उसी तरीके से बेरिलियम पे जाएंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि 3+ लगा हुआ है। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा। अब यहाँ पे E1 माइनस RH की वैल्यू रखेंगे आप, Z का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 4 है, 4 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बेरिलियम के रिस्पेक्ट में इस ऑर्बिट की एनर्जी निकल के चली आएगी। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ये जो एनर्जी की वैल्यू है वो ज़्यादा माइनस में होती चली जाएगी। ठीक है, एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा माइनस में आती चली जाएगी जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर देखिए इसका 1 2 3 4, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एनर्जी आपकी ज़्यादा मोर एंड मोर निगेटिव होती चली जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस और इस ऑर्बिट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, यानी आपका जो रेडियस है वो रेडियस आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब आपका थर्ड मेरिट्स है, रेडियस आपको निकालना है, रेडियस ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्बिट। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। थर्ड मेरिट्स है रेडियस ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्बिट। अगर हमें किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए 3 ऑर्बिट हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो ये एक आपको फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले से किसी भी ऑर्बिट की रेडियस हम बता सकते हैं। Rn = n² A0/z, पिकोमीटर में वैल्यू आएगी।
कि ए नॉट की वैल्यू, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू आई, ये फिक्स वैल्यू होती है 52.9। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपकी रेडियस की वैल्यू है, कहाँ से आई हुई है। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालें, फर्स्ट ऑर्बिट यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एन भी क्या होगी फिर 1 का स्क्वायर इंटू 52.9 बाई हाइड्रोजन के लिए Z कितना होगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 52.9 पिको मीटर। ये जो रेडियस आया हुआ है इसको बोलते हैं हम बोहर रेडियस। इसको बोहर रेडियस नाम दिया गया है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इस तरीके से किसी भी आप और आगे के लिए भी निकाल सकते हो। अगर आपका हीलियम ले लिया जाए, हीलियम ले लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होता है। He+ की बात कर रहा हूँ, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने आप अपनी जो भी मॉडल दिया है केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है। तो He+ के लिए एटॉमिक नंबर आपका 2 हो गया। यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 रहेगा। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, अब जो रेडियस आएगा वो हीलियम के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कई सारे आयन का निकाल सकते हैं रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।